हेलो बच्चा लोग, कैसा जा रहा है आपका दिन? आई होप इट इज गोइंग ऑसम और आपका दिन और भी ज्यादा ऑसम होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर आज तक आपके वर्क एनर्जी पावर कंसेप्ट्स में कोई भी लूप होल था तो आज वो नहीं रहने वाला है। आज के बाद वो सारे के सारे लूप होल्स, सारे गैप्स, सब कुछ सॉलिडिफाई हो जाने वाले हैं, गायब हो जाने वाले हैं, कॉन्सेप्ट सॉलिड हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी क्लास। जो बच्चे पहली बार मेरी क्लास में आए हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम है ऋत्विक बागरेचा। और अपने इंट्रो में मैं बच्चों बस यही कहना चाहूंगा कि जब मैं अपने कॉलेज के थर्ड ईयर में था तब तक ऑलरेडी मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज और एनआईटीज में एडमिशन ले चुके थे। तो इट्स रियली बीन अ लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव बीन मेंटरिंग आईआईटी जेई एस्पिरेंट्स। तो बस आपको मेरा साथ देते रहना है और हम आपके लिए एफर्ट्स देंगे। आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी है, ठीक है, सो दैट यू गेट बेस्ट आउट ऑफ इट। तो चलो आगे चलते हैं हमारी क्लास में। आगे बढ़ते हुए मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं। दो तरह के सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से आपको अवेलेबल होते हैं। एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन में बच्चा लोग आपको मिलती है लाइव क्लासेस, ठीक है, और आपको मिलता है वीकली टेस्ट। जरूरी है क्योंकि आप कहाँ स्टैंड करते हो, कौन से टॉपिक पे आपका कितना ग्रास्प हुआ, ये सब जानना जरूरी है। वीकली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस आपको मिलते हैं, प्लान्ड वे में आपको कोर्सेस मिलते हैं। ये भी पता चलता है कि कब तक आपका सिलेबस कितना कवर हो जाएगा। अनलिमिटेड एक्सेस, यही सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि जितने भी ऑसम फैकल्टीज प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है आप चाहे जिससे जाकर वहां पढ़ सकते हैं। ठीक है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन एट ऑल। बस आपको जिससे पढ़ना अच्छा लगता है उसके टाइम स्लॉट पे आप जाइए एंड देन यू कैन स्टडी एनी टाइम फॉर फॉर लाइव क्लासेस आई एम सेइंग। और अगर आपको रिकॉर्डेड देखनी है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, आप एनी टाइम एट योर ओन कन्वीनियंस यू कैन सी। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में वो सारा कुछ होता है जो प्लस सब्सक्रिप्शन पे है। एडिशनल टू इट, बिकॉज इट इज हैविंग एन अपर एज, आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट होता है। वो आपको आपकी स्टडी प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करता है। स्टडी मटेरियल आपको प्रिसाइज मिलता है, प्रैक्टिस सेट्स आपको प्रिसाइज मिलते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जितना भी चीजें आप कवर करना चाहते हैं वो एग्जैक्टली वही कवर करें जो आपके लिए एग्जाम रिलेवेंट हो। ओके, टेस्ट एनालिसिस आपके लिए होता है कि कहाँ आप ग्रो कर सकते हो, कहाँ आप अपनी गलतियों पर वर्क करके अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। एक्सपर्ट गाइडलाइंस आपको रेगुलर मिलती हैं ताकि आपका स्कोर बूस्ट हो सके। जो भी तरीके, नए तरीके आप लगा सकते हैं कि आप अपने ऊपर इंप्रूवमेंट दिखा सकें एक सिग्निफिकेंट वे में, तो वो सारी चीजें आपके साथ शेयर की जाती हैं और आपको मेंटर किया जाता है। प्लस सब्सक्रिप्शन हो या आइकॉनिक, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स के वर्जन में अवेलेबल है। ठीक है, अब ऑब्वियस है कि जितने ज्यादा टाइम के लिए हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं उतना ही ज्यादा पर मंथ बेसिस पे हमको बेनिफिट मिलेगा, उतना ही ज्यादा वो इकोनॉमिकली हमारे लिए फिजिबल है, वायबल है। आपको एक बात नहीं भूलनी है, ऋत्विक 10 कोड यूज करना आपको नहीं भूलना है। आपके फायदे की बात है, अगर आप ये कोड यूज करते हो तो यू आर गोइंग टू गेट एडिशनल 10% ऑफ वॉट एवर फी इज अवेलेबल देयर। ओके, जो भी आपको नजर आ रहा है उससे 10% ऑफ आपको मिलेगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो आइकॉनिक भी 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स के वर्जन में आपको अवेलेबल है। ओके, एक बात और वापस मैं आपको याद दिला दूं, ऋत्विक 10 कोड यूज करना आपको नहीं भूलना है। वाई? बिकॉज आपका फायदा होगा इसमें, जो भी अमाउंट आपको नजर आ रहा है उस पर एडिशनल 10% ऑफ आपको मिलेगा इफ यू आर यूजिंग दिस कोड। अगर आप आईआईटी जेई के लिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने ही वाले हैं कुछ दिन में, तो इट्स बेटर बच्चा कि आज आज ही आप ले लो और जितना जल्दी हो सकता है ले लो, क्योंकि इन दिनों एक ऑफर चल रहा है, आईआईटी जेई बम्पर ऑफर। उसमें क्या हो रहा है, 12 मंथ्स के लिए अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो 3 मंथ्स आपको एडिशनल मिलते हैं। 24 मंथ्स के लिए अगर आपने लिया तो 4 मंथ्स आपको एडिशनल मिलते हैं। 3 मंथ्स के लिए, सपोज इफ यू आर गिविंग द एग्जाम इसी साल, दिस ईयर इटसेल्फ, तो आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। ओके, तो इट इज बेटर यू टेक इट एएसएपी। अगर आप लेने ही वाले हैं तो व्हाई नॉट बिफोर। टेलीग्राम चैनल, आपको ये लिंक नजर आ रहा होगा, इसको जाके आपको ज्वाइन कर लेना है ताकि आपको जो भी मेरे क्लासरूम नोट्स हैं, चाहे यूट्यूब की क्लासेस हो या स्पेशल क्लासेस, वो सारे आपको वहां अवेलेबल होंगे, सो दैट आपका रिवीजन करना बहुत हैंडी हो जाएगा। आस्क अ डाउट एक बहुत ही अच्छा फीचर है अनअकैडमी ऐप का। हम रोज इतनी मेहनत करते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, डाउट्स की दीवारें खड़ी हो जाती हैं, पाइल अप होने लगते हैं एक के बाद एक के बाद एक। तो डाउट्स पाइल अप ना हो ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा डाउट्स हम अपने लेवल पे रिजॉल्व कर लें, इसके लिए बहुत जरूरी है
कि ऐसे फीचर हमारी लाइफ में होने चाहिए। तो आज का डाउट फीचर पे आप जाकर क्या कर सकते हो, जो भी आपका डाउट है, जो क्वेश्चन है, उसकी फोटो लो और उसका स्नैप जो है वो यहाँ अपलोड कर दो। एक बात का ध्यान रखना, फोटो क्लियर होनी चाहिए ताकि सामने वाला आराम से सॉल्व कर सके कि है क्या एक्चुअली। और दूसरी चीज ये कि एक फोटो में एक क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि 3-4 क्वेश्चन एक ही फोटो में डाल दिए। अगर आप ये करते हो तो आपको इंस्टेंटली अपलोड करते ही इंस्टेंटली आपको सॉल्यूशन मिलेगा, जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं आपकी प्रॉब्लम के लिए। तो कुछ अपकमिंग बैचेस के बारे में बच्चा मैं आपको बता दूं, 9 जून से एक बैच स्टार्ट हो चुका है, ऑल स्टार्स बैच, जेई मेन जो 2021 में टारगेट कर रहे हैं उनके लिए। अदर देन दैट क्लास 11th क्लास 12th और ड्रॉपर्स के लिए 16 जून से बैचेस आने वाले हैं। आप जाकर इनको एक्सप्लोर करो और इनका करिकुलम चेक करो, जो प्लानिंग है वो देखो। इफ इट इज सुटेबल फॉर यू, गो फॉर इट। बिना टाइम डिले के, बिना लेट किए हुए डायरेक्टली जाके बैच ज्वाइन करो, ओके, ताकि आप टाइम से अपना काम स्टार्ट कर सको, अपना सिलेबस पूरा कर सको। कुछ टेस्ट्स लगातार, आप इसको बोल सकते हो टेस्ट कार्निवल, टेस्ट्स का फेस्टिवल 7 जून से 26 जून तक चलेगा, जिसमें आपके लिए बहुत सारे टेस्ट, केमो लेजेंड्स, मैथ विजार्ड्स, फ्रीजिंग फिजिक्स, रैंक बूस्टर्स, मैथ बूस्टर्स, बियर द फियर विद केमिस्ट्री एक्सपर्ट्स, डिफरेंट तरह के टेस्ट आपको इन डेट्स के बीच में अवेलेबल हैं। एंड एज फार एज पॉसिबल जितने ज्यादा टेस्ट आप दे सकते हो आपको देने हैं, ठीक है बच्चा। टेस्ट जितने ज्यादा देते हैं उतना ही हमारा ब्रेन डेवलप होता है, नो डाउट। टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस भी उतना ही जरूरी है, तो वो करना मत भूलना। इंडिया का बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट अनअकैडमी कॉम्बैट, जैसा कि मैं हर बार आपको बताता हूं, IIT JEE एस्पिरेंट्स के लिए सबसे बड़ा टेस्ट है स्कॉलरशिप टेस्ट। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस टेस्ट को देते हैं और यहाँ पर आप फ्री में एनरोल हो सकते हो, फ्री में रजिस्टर कर सकते हो ऋत्विक 10 कोड यूज करके। वैसे तो जनरली हम टेस्ट देते हैं अपने आप का एनालिसिस करने के लिए, अपनी प्रिपरेशन का एनालिसिस करने के लिए कि हम एक्चुअली कहाँ स्टैंड करते हैं। बट इन केस अगर आप इस टेस्ट में टॉप 3 रैंकर्स में आते हो तो आपको मिलेगी 100% स्कॉलरशिप। अगर आप टॉप 150 में आते हो तब भी आपको किसी न किसी वे में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप मिलेगा, जो आपके काफी पैसे सेव करेगा। इसमें आपको लाइव लीडर बोर्ड रैंकिंग मिलती है, जो कि बहुत एसेंशियल। इतने सारे बच्चों के बीच, इतने सारे स्टूडेंट्स के बीच आप कहाँ स्टैंड करते हो ये जानना बहुत ही कमाल की बात है। 21 क्वेश्चन 60 मिनट्स में आपको करने होते हैं। 4 करोड़ प्लस वर्थ स्कॉलरशिप्स आपको इसमें मिलती हैं, इसमें बच्चों को दी जाती हैं। तो यू आर बाउंड टू गेट अ स्कॉलरशिप, थोड़ा भी अगर आप अच्छे से एफर्ट देते हो। सेपरेट कॉन्टेस्ट होता है, चाहे आप एग्जाम टारगेट कर रहे हो 21 में या 22 में, 23 में, आपके लिए एक सेपरेट कॉन्टेस्ट होता है। तो यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज्ड कि लाइक 11th वाला बच्चा 12th से या 12th वाला बच्चा 11th से compete कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ऋत्विक 10 कोड आप यूज करना मत भूलना, क्योंकि यही कोड यूज करके आप फ्री में रजिस्टर कर पाओगे और एनरोल कर पाओगे। हर संडे सुबह 11 बजे ये टेस्ट होता है और देना तो छोड़ना ही मत। जहां अपना फायदा होता है वो काम करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। रेफरल कोड ऋत्विक 10 आपको यूज करना है। अगेन मैं आपको बता रहा हूं आपके फायदे के लिए कि जो भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आप लेते हो 10% ऑफ आपको मिलेगा इफ यू यूज दिस कोड। अनअकैडमी ऐप पर जाकर आप मुझे फॉलो करो ताकि जितनी भी मेरी फ्री क्लासेस हैं, स्पेशल क्लासेस है, उनका नोटिफिकेशन आपको पहले आए, सबसे पहले आए, ताकि कोई क्लास आप मिस ना करो। और अगर आप मुझसे कुछ पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर हम आपसे ये पढ़ना चाहते हैं, सो दैट आई विल प्लान माई स्पेशल क्लासेस अकॉर्डिंगली। अर्ली एक्सेल बैच, मेरा एक बैच स्टार्ट हुआ है। जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं एग्जाम 22 में, तो 22 में जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं अपना एग्जाम, उनके लिए ये बैच है। अगर आपका क्लास 11th या 12th में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाया हो, आपको लगता है क्लास 11th वेस्टेड या 12th बर्बाद हो गया या ऐसे कुछ भी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लेस कॉन्फिडेंट ख्याल अगर आपको आते हैं, तो आप ये बैच में आओ। आपको खुद सब कुछ इतना पॉजिटिव फील होने लगेगा कि इंप्रूवमेंट सिग्निफिकेंटली आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बाकी जो टेंशन है वो हमारी। चलो बच्चा, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। वर्क एनर्जी पावर के ऊपर आज हमारा लेक्चर है। वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी पावर की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो ख्याल आता है, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है बच्चा, मैं सबसे पहले सबसे काम की चीज, मोस्ट प्रायोरिटी वाली चीज बताता हूँ आपको, वो है वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि है यूनिवर्सल। जितने चैप्टर्स हम पढ़ते हैं ऑलमोस्ट सब जगह ये अप्लाई होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम, जहां जहां हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम वहां वहां हमारे पीछे पीछे आता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है?
सबसे पहले तो एक बार मैं ये आपको एक्सप्लेन कर दूं ताकि इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स हम आगे कर सकें, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या होता है? वर्क एनर्जी थ्योरम में होता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल फोर्सेस क्या होते हैं? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस तो आपने आसानी से बोल दिया। अब होते क्या है, कौन कौन से फोर्सेस की आप बात कर रहे हो, इसका आइडिया आपको लगना चाहिए। कैसे? देखो, ध्यान दो। ऑल फोर्सेस में आपको मिलेंगे तीन तरह के फोर्सेस। एक तो कंजर्वेटिव, ठीक है, दूसरे नॉन कंजर्वेटिव, नो प्रॉब्लम, और तीसरे क्या? एक्सटर्नल फोर्सेस, जो मतलब हम अपनी तरफ से लगाते हैं वो फोर्सेस। देखो, कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या मिलेगा? कंजर्वेटिव फोर्सेस में जनरली आपको ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स, ये चार तरह के कंजर्वेटिव फोर्सेस आपको मिलते हैं, ठीक है। और जितना भी आप सिलेबस पढ़ने वाले हो 11th और 12th में, जितना भी आपने सिलेबस आज तक पढ़ा है, ये चार ही तरह के कंजर्वेटिव फोर्स हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमें काम आते हैं, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या? फ्रिक्शन, या फिर विस्कस फोर्स, या फिर कोई भी रेजिस्टिव फोर्सेस जो हमारी एनर्जी जो है वो लिबरेट कर देते हैं या फिर एनर्जी लॉस करवाते हैं सिस्टम में, रेजिस्टिव फोर्सेस। और क्या? एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस, द फोर्सेस which we apply, the forces which we apply by ourselves, जो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हमने किसी के ऊपर लगाया है, तो इन फोर्सेस की हम बात करते हैं। तो इसी वर्क एनर्जी थ्योरम को आप ऐसे भी लिख सकते हो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इज दैट क्लियर? चमका या नहीं चमका? ये है। अब अगर आपसे मैं कभी भी पूछूं बच्चा वर्क एनर्जी थ्योरम बताओ, तो आप वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं बताना है। क्या बताना है आपको? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये आपको बताना है। इज दैट क्लियर? ओके, चलो। अब अगर वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में आपको आइडिया हो गया कि कैसे अप्लाई करना है, झट से हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सपोज यहां पर है 5 kg गोल्ड, ठीक है, 5 किलो सोना यहाँ रखा है। कहां पर रखा है? मान लो ये लेक के नीचे रखा है, ये लेक है, ठीक है। इसमें अंदर डेप्थ में 5 kg गोल्ड का बक्सा रखा हुआ है। मान लो इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है? ये डेप्थ है 5 मीटर, ऐसा मान लेते हैं। अगर ये डेप्थ है 5 मीटर और 5 kg गोल्ड यहाँ रखा हुआ है, ऐसा हम बोल रहे हैं, तो एक बात और ध्यान रखो, हमने एक्सटर्नल फोर्स एक लगा रखा है 30 न्यूटन, जिससे कि ये 5 kg का जो गोल्ड है, ये जो बक्सा है, ये यहाँ रुका रहा। अगर ऐसा नहीं करते तो ये ऊपर आ जाता, सरफेस के ऊपर आके तैरने लगता, है कि नहीं? तो हमने क्या किया, 30 न्यूटन फोर्स लगा दिया नीचे की तरफ, ताकि ये वहां का वहां फिक्स रहे, ऊपर ना आए। अब मुझे बताओ, फाइंड द हाइट टू विच box rises from surface of lake, surface of lake when 30 Newton
force is removed. When 30 Newton force is removed. ओके, तो ये जो है हाइट, कितनी हाइट तक बॉक्स जाता है, राइज करता है सरफेस से, लेक की सरफेस से, कि ये हमको बताना है। अब कैसे बताएंगे इस सिचुएशन में, कैसे हम वर्क एनर्जी थ्योरम का इक्वेशन लगा सकते हैं, लेट्स सी। अब देखो, मैं सबसे पहले वो इक्वेशन लिख देता हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम वाली इक्वेशन क्या होती है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू जीरो। जीरो नहीं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे बताओ, जब ये रिलीज हुआ था तब क्या इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो था? रिलीज हुआ था तब वेलोसिटी जीरो था, और जब ये ऊपर जाके मान लो कि किसी हाइट h1 पर ये डब्बा जाके रुक गया, तो क्या वापस से यहाँ पर v फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी फॉर दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम? होगी कि नहीं होगी? तो अगर ऐसा होता है तो हम आराम से ये वर्क एनर्जी थ्योरम वाली इक्वेशन लगा के क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान देना, ये हम लगा के लिख सकते हैं W कंजर्वेटिव, तो यहाँ पे तो कौन सी फोर्स की बात हो रही है, ग्रेविटी, प्लस W नॉन कंजर्वेटिव, वो तो है नहीं यहाँ पर, जीरो, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, प्लस W एक्सटर्नल। W एक्सटर्नल क्या होगा? W एक्सटर्नल होगा जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से लगने वाला है, बट यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, क्योंकि हमने 30 न्यूटन जैसे ही हटाया, इसके ऊपर दो ही फोर्स लग सकते हैं, क्या? एक तो ग्रेविटेशन फोर्स, राइट, और एक दूसरा बाइंड फोर्स। तो यहाँ एक्सटर्नल फोर्स जो है हमने तो नहीं लगाया, पर आप यहाँ बाइंड फोर्स लिख सकते हो, क्योंकि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस लिखना ना, वर्क डन बाय बाइंड फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या पहले वेलोसिटी जीरो और फाइनल वेलोसिटी जीरो की वजह से हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। अगर हम ये लिख पाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखो ध्यान दो, W ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय बाइंड फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो, ये हमें मिला। अब मुझे बताओ, जब ये डब्बा 5 kg यहाँ रुका हुआ था, तो क्या ऊपर की तरफ बाइंड फोर्स लग रहा था, इस पे लग रहा था, और नीचे की तरफ क्या 5g इसका वेट इस पे लग रहा था, वेट लग रहा था। ऊपर की तरफ क्या हम बोल सकते हैं, ऊपर की तरफ तो बाइंड फोर्स हम बता चुके हैं, क्या ये 30 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ इस पे लग रहा था? लग रहा था, ओके। तो क्या हम बोल सकते हैं, बाइंड फोर्स इज इक्वल टू 30 प्लस 50, दैट इज 80 न्यूटन। 80 न्यूटन का बाइंड फोर्स हमें यहां से मिलता है। अब 30 न्यूटन हटा भी दिया तो क्या बाइंड फोर्स चेंज होने वाला है? नहीं, बाइंड फोर्स तो जितना है उतना ही रहेगा। बस हमें ये ध्यान रखना है कि बाइंड फोर्स लगेगा पानी के अंदर अंदर तक, उसके बाहर तो लगेगा नहीं। तो हम बोल देते हैं ग्रेविटी की वजह से जो वर्क डन हुआ है वो नीचे की तरफ इसका फोर्स है -5g, यह ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना, 5 प्लस h1 प्लस वर्क डन बाय बाइंड फोर्स की वजह से कितना हुआ है, 80 इंटू टोटल कितना, 5 इज इक्वल्स टू 0। पानी जहां तक था वहां तक मैंने बाइंड फोर्स की वजह से वर्क डन लिखा और बाद में कैंसिल। अब यहां से क्या हम लिख सकते हैं, 50 इंटू 5 प्लस h इज इक्वल्स टू 8 5 ऑफ 40, तो 400, ये लिख दिया। तो यहां से हम लिख सकते हैं 5 प्लस h इज इक्वल्स टू 8, h इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5 दैट इज 3 मीटर। तो ये 3 मीटर तक जाता है। हाइट कितनी है, ये h1 लिख देता हूं मैं, h1 ताकि आप कंफ्यूज ना हो। h1 कितना आया हमारा, 3 मीटर तक ये ब्लॉक जाएगा बाहर, उछलेगा, जैसे ही हम ये 30 न्यूटन का अरेंजमेंट यहां से हटा देते हैं। इज दैट क्लियर? ओके। एक क्वेश्चन और मैं आपको यहां पूछना चाहूंगा। मान लो आपके पास दो ब्लॉक्स हैं ऐसे, ठीक है, एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है और एक स्प्रिंग लगी हुई है ऐसे, और एक ब्लॉक आगे रखा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको ये पता है कि ये m1 है और ये m2 है, नो प्रॉब्लम, ये है k, जो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है वो। क्या मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये फोर्स होगा F? अगर ये फोर्स F मैं यहां लगा रहा हूं,
और आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू1 और यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू2 है, तो आप मुझे बताओ एफ मिनिमम इक्वल्स टू कितना होगा सच दैट ब्लॉक M2 just moves. F minimum equals to कितना होगा कि ब्लॉक M2 जस्ट मूव करे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या सोचेंगे इसके बारे में ध्यान दो। देखो, क्या हम बोल सकते हैं कि अगर मैं इसकी FBD बनाता हूं M2 की और M1 की भी अगर हम FBD बनाए, तो आगे की तरफ लेट से मिनिमम F मिनिमम लिख देता हूं। डिस्प्लेस तो ये होगा, कितना होगा, लेट से मान लेते हैं कि X से आगे चला जाता है, तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, कितना लग रहा था, अगर ये नॉर्मल रिएक्शन में देखूं N1, तो ये M1G के बराबर आने वाला है और ये डब्बा मूव कर चुका है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन तो मैक्सिमम लग रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। म्यू1 M1G ये हमें मिल गया। और हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, देखो अगर इस तरफ स्प्रिंग फोर्स में एक्सटेंशन x चला गया है तो ये kx भी लगेगा पीछे की तरफ, और यही kx आगे की तरफ M2 पे लगेगा, M2 पे पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन, कितना, मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि हमने बोला M2 जस्ट मूव्स। अगर M2 जस्ट मूव कर रहा है तो क्या हम बोल सकते हैं कि इसके ऊपर जो फोर्सेस हैं वो एग्जैक्टली बैलेंस हो जाने चाहिए, kx इज इक्वल्स टू म्यू2 M2G, कहां पर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। दैट क्लियर। तो यहां से हमको एक बात क्लियर पता चल गई है कि हमारा जो x होगा वो म्यू2 M2G बट्टा k होगा, ये मिल गया। अच्छा, अब इसको बताने के बाद अब मैं यहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम वाली इक्वेशन लिखता हूं, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय एफ मिनिमम प्लस वर्क डन बाय और कोई फोर्स है क्या, फ्रिक्शन, और कोई फोर्स नहीं, तीन ही तरह के फोर्स है यहाँ पे, और वर्टिकल डायरेक्शन में तो चल नहीं रहा है, तो मैंने ग्रेविटी के बारे में कोई बात नहीं की। दिस इज समथिंग इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पर एक बात बताओ, ये मैं किसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, M2 तो मूव नहीं कर रहा है, जस्ट मूव्स या अबाउट टू मूव हम उसको ले सकते हैं। तो कौन मूव कर रहा है, M1 मूव कर रहा है। ये इक्वेशन मैं किसके ऊपर अप्लाई करने वाला हूँ, M1 के ऊपर अप्लाई करने वाला हूँ। तो अगर मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 लिखता हूं, क्योंकि मैंने मिनिमम फोर्स लगाया है, और अगर मैं मिनिमम फोर्स की बात करता हूं तो उसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए डब्बे के, उसको कोई वेलोसिटी गेन ना हो, ये इंश्योर करते हुए मिनिमम फोर्स मुझे लगाना है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। वर्क डन बाय एफ मिनिमम हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू एफ मिनिमम इनटू कितना, डिस्प्लेसमेंट एक्स, फिर वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना, माइनस म्यू1 M1G, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू1 M1G इनटू एक्स इज इक्वल्स टू 0। नो प्रॉब्लम। तो हमने ये वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हुए ये इक्वेशन यहाँ लिख दी। अब जैसे ही हमने ये इक्वेशन लिख दी, हम क्या बोल सकते हैं, एफ मिनिमम इक्वल्स टू लिख सकते हैं, एक्स में एक कैंसिल कर देता हूं और लिखता हूं म्यू1 M1G प्लस के एक्स बाई 2। बट क्या हम kx की वैल्यू ऑलरेडी जानते हैं, अगर इस इक्वेशन को के ऊपर ध्यान दें तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि kx क्या लिखा जा सकता है, तो हम बोल देते हैं f मिनिमम हमारा होगा म्यू1 M1G प्लस म्यू2 M2G बाई 2। इज दैट क्लियर, गुड। सो दैट्स इट, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे बिना किसी गलती के हम डिफरेंट सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, एंजॉय, और आगे आने वाली सेशंस में हम और भी अच्छी प्रॉब्लम्स के साथ और अपने कॉन्सेप्ट्स को सॉलिड करने के लिए पूरे एफर्ट्स देंगे और एंजॉय भी करेंगे साथ साथ में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।